नमस्कार, स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं जेन ऑस्टिन के द्वारा लिखित उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस का हिंदी रूपांतरण, और इसे आवाज दी है मृत्युंजय मिश्रा ने। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि नेदरफील्ड से बॉल के लिए न्योता आता है और न्योते में पूरा बेनेट परिवार जाता है, मिस्टर कॉलिंस समेत, जहां एक बार फिर मिस्टर डार्सी और एलिजाबेथ की मुलाकात होती है, जो कि ज्यादा खुशगवार नहीं गुजरी। अब आगे भाग 8। अगले दिन लॉन्गबॉर्न में एक नया दृश्य शुरू हुआ। मिस्टर कॉलिंस ने अपने पूरे औपचारिक अंदाज में प्रपोजल देने की ठान ली थी, क्योंकि उनकी छुट्टियां बस अगले शनिवार तक ही थीं और उन्हें इस काम को लेकर कोई घबराहट नहीं थी। इसलिए उन्होंने पूरी योजना के साथ इस काम की शुरुआत की, जैसी उन्हें एक जरूरी प्रक्रिया लगती थी। नाश्ते के बाद जब उन्होंने मिसेस बेनेट, एलिजाबेथ और छोटी बहनों में से एक को एक साथ बैठे देखा, तो उन्होंने एलिजाबेथ की मां से इस तरह बात की। मैडम, क्या मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि आप अपनी सुंदर बेटी एलिजाबेथ को मेरा प्रस्ताव सुनने के लिए थोड़ी देर अकेले में बातचीत करने के लिए तैयार करेंगे? एलिजाबेथ को हैरानी से बस थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करने का ही समय मिला था कि मिसेस बेनेट ने तुरंत जवाब दे दिया, अरे हाँ बेटा, जरूर। मुझे पूरा यकीन है कि लिजी को भी खुशी होगी, उसे कोई ऐतराज नहीं होगा। आओ किटी, मेरे साथ ऊपर चलो। और अपना सारा सिलाई सामान समेटते हुए वो तेजी से जाने लगी। तभी एलिजाबेथ बोल पड़ी, माँ प्लीज, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मिस्टर कॉलिंस को माफ कीजिए, पर उन्हें मुझसे ऐसी कोई बात नहीं कहनी जो बाकी लोग न सुन सके। वैसे भी मैं खुद ही जा रही हूं। अरे कैसी बात कर रही हो बेटा? मैं कहती हूं कि तुम यहीं बैठो। और जब एलिजाबेथ सच में चिढ़ी हुई, शर्मिंदगी भरी शक्ल के साथ उठने ही वाली थी, मिसेस बेनेट ने और सख्ती से कहा, लीजी, मैं कह रही हूं ना कि बैठना पड़ेगा। तुम्हें मिस्टर कॉलिंस की बात सुननी होगी। एलिजाबेथ खुलकर विरोध तो नहीं कर सकती थी, और जरा सा सोचने के बाद उसने समझदारी इसी में समझी कि जितनी जल्दी और शांति से ये सब खत्म हो जाए उतना अच्छा। वो फिर से बैठ गई और खुद को लगातार किसी न किसी काम में व्यस्त रखकर अपने दिल के अंदर चल रही बेचैनी और मजाक की मिलीजुली भावना को छिपाने की कोशिश करने लगी। मिसेस बेनेट और किट्टी कमरे से बाहर चली गई। उनके जाते ही मिस्टर कॉलिंस ने अपनी बात शुरू की। मुझे पूरी उम्मीद है मेरी प्रिय मिस एलिजाबेथ की आपकी ये शर्मीली स्वाभाविकता आपकी बाकी गुणों में और इजाफा ही करती है। अगर आप इतनी सहज होती तो शायद मेरे लिए आपका आकर्षण थोड़ा कम होता, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपकी आदरणीय मां की इजाजत से ही मैं आपसे ये बात कह रहा हूं। आपको शायद मेरी बात का मकसद समझने में कोई मुश्किल न हो, भले ही आपकी स्वाभाविक संकोचशीलता इसे छुपा रही है। मेरा व्यवहार अब तक इतना साफ रहा है कि कोई भी उसे गलत न समझे। इस घर में कदम रखते ही मैंने आपको अपनी भावी जीवन संगनी के तौर पर चुन लिया था, लेकिन इससे पहले कि मैं अपने जज्बातों में बह जाऊं, मुझे अपने शादी करने के कारण भी आपको बता देने चाहिए, और साथ ही ये भी कि भला मैं क्यों हर्टफोर्डशायर ही आया अपनी पत्नी की तलाश में, जैसा कि मेरी योजना थी। मिस्टर कॉलिंस को इतनी गंभीरता से अपने जज्बातों में बहने की बात करते सुनकर एलिजाबेथ को जोर से हंसी आ गई, लेकिन उसने खुद को किसी तरह रोका और मिस्टर कॉलिंस बिना रुके आगे बोले, देखिए, मेरे शादी करने के 3 कारण हैं। पहला, मुझे लगता है कि हर वो पादरी जिसे कोई वित्तीय मुश्किल नहीं है, उसे अपनी पारिश में शादीशुदा होने का उदाहरण पेश करना चाहिए। दूसरा, मुझे यकीन है कि इससे मेरी खुशी और बढ़ेगी। और तीसरा, जो शायद पहले ही कहना चाहिए था, कि यह सलाह मुझे दी है मेरी बहुत ही आदरणीय पेट्रोनेस ने, लेडी कैथरीन डिबर्ग ने। उन्होंने मुझे 2 बार इस विषय में राय दी है, बिना मेरे पूछे ही। और तो और, ठीक उस शनिवार की रात जब मैं हंसफोर्ड से रवाना हुआ, क्वाड्रिल खेलते वक्त, जब मिसेस जेंकिंसन मिस डिबॉग का पांव रखने का स्टूल ठीक कर रही थी, लेडी कैथरीन ने मुझसे कहा, मिस्टर कॉलिंस, आपको शादी करनी ही चाहिए। एक पादरी को शादीशुदा होना चाहिए। सही लड़की चुनिए, किसी भली और काम में आने वाली लड़की को, जो बहुत उच्च परिवार से ना हो लेकिन कम आमदनी में घर चला सके। ये मेरी आपको सलाह है। ऐसी लड़की जल्द से जल्द खोजिए, उसे हंसफोर्ड लाइए और मैं उससे मिलने आऊंगी। वैसे मेरी प्यारी कजिन,
मुझे कहने दीजिए कि लेडी कैथरीन डी बर्ग की कृपा और मार्गदर्शन को मैं उन तमाम फायदों में गिनता हूँ जो मैं आपको शादी में दे सकता हूँ। उनके तौर तरीके इतने उत्कृष्ट हैं कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और फिर मुझे विश्वास है कि आपकी बुद्धिमत्ता और जीवंतता उन्हें भी जरूर पसंद आएगी, खासकर जब वो थोड़ा मौन और आदर के साथ हो, जो कि उनकी हैसियत को शोभा भी देता है। और अब रही बात कि मैंने लॉन्गबॉर्न को ही क्यों चुना, जबकि मेरे इलाके में भी कई योग्य लड़कियां हैं, तो उसका कारण यह है कि जब मुझे आपके सम्मानीय पिता के देहांत के बाद यह एस्टेट मिलने वाला है, जो मैं आशा करता हूं अभी कई वर्षों तक न हो, तो मुझे लगा कि बेहतर यही होगा कि मैं अपने लिए पत्नी उन्हीं की बेटियों में से चुनूं, ताकि जब वो दुखद दिन आए तो उनकी बेटियों के लिए नुकसान कुछ कम हो। कुल मिलाकर यही मेरा मकसद रहा है मिस बेनेट, और मुझे उम्मीद है कि कम से कम इससे मेरी इज्जत आपकी नज़रों में कम नहीं होगी। और अब बस यही कहना बाकी है, अपनी भावनाओं की तीव्रता को जितने भावुक शब्दों में कह सकता हूं उतने में आपको भरोसा दिलाऊं। मुझे दहेज या संपत्ति से कोई मतलब नहीं है। मैं आपके पिता से कोई ऐसा आर्थिक अनुरोध नहीं करूंगा जो उन्हें मुश्किल में डाले। मुझे पता है कि आपकी मां के देहांत के बाद जो 1000 पाउंड आपको मिलेंगे वही आपकी पूरी संपत्ति होगी, और आपको मैं यकीन दिलाता हूं मैं इस विषय में हमेशा चुप रहूंगा, और यहां तक कि जब हमारी शादी भी हो जाएगी तब भी मैं इस विषय में आपको कोई ताना नहीं दूंगा। अब एलिजाबेथ को उन्हें बीच में टोकना जरूरी हो गया। आप कुछ ज्यादा ही जल्दी कर रहे हैं सर, उसने कहा। आप भूल रहे हैं कि मैंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। अब मुझे बिना और देर किए कुछ कहने दीजिए। मुझे आपके सम्मान की पूरी कद्र है, लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। मुझे यह भली भांति मालूम है, मिस्टर कॉलिंस ने हाथ हवा में उठाकर कहा, कि यह आम बात है कि कोई भी युवती अपने मन की बात छुपाने के लिए पहले प्रस्ताव को ठुकरा देती है, और कभी कभी तो वो मना 2 या 3 बार तक करती है। इसलिए मैं आपके इस जवाब से हतोत्साहित नहीं हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द ही मैं आपको विवाह मंडप तक ले जाऊंगा। देखिए, सच कहूं तो सर, एलिजाबेथ ने कहा, आपकी ये उम्मीद वाकई बहुत अजीब है, खास तौर पर मेरे इतने स्पष्ट इनकार के बाद। मैं यकीन दिलाती हूं कि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं, अगर वाकई ऐसी लड़कियां होती भी हों जो इस भ्रम में अपना भविष्य दांव पर लगा देती हैं कि शायद दूसरा प्रस्ताव मिलेगा। देखिए, मेरा इनकार बिल्कुल गंभीर है। आप मुझे कभी खुश नहीं रख पाएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपको भी कभी खुश नहीं कर पाऊंगी। बल्कि अगर आपके मित्र लेडी कैथरीन मुझे जानती तो शायद वे भी मानती कि मैं इस भूमिका के लिए पूरी तरह अनुपयुक्त हूं। अगर यह तय हो कि लेडी कैथरीन भी यही सोचेंगी, मिस्टर कॉलिंस ने गंभीरता से कहा, तो बात और होती। लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि उनकी लेडीशिप आपको नापसंद करेंगी, और जब अगली बार मैं उनसे मिलूंगा तो आपके संयम, आपके सादे स्वभाव और आपकी अन्य खूबियों की बहुत तारीफ करूंगा। देखिए मिस्टर कॉलिंस, दरअसल आपकी ऐसी तारीफ की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मुझे खुद अपने लिए फैसला लेने का अधिकार दीजिए, और जो मैं कह रही हूं उस पर भरोसा कीजिए। मैं आपके लिए खुशियों की दुआ करती हूं, लेकिन आपके प्रस्ताव को ठुकराकर मैं ये सुनिश्चित कर सकती हूं कि आप सच में खुश रहेंगे। आपने मुझे प्रस्ताव देकर मेरे परिवार के प्रति अपनी भावनाओं को पूरा कर दिया है। अब आप बिना किसी अपराध बोध के लॉन्गबॉर्न एस्टेट के वारिस बन सकते हैं। खैर, जब भी वो समय आएगा। इसीलिए आज से और अभी से ये विषय अब हमेशा के लिए खत्म समझा जाए। कम से कम मेरी तरफ से तो यही है। इतना कहकर एलिजाबेथ उठ खड़ी हुई और कमरे से बाहर निकलने ही वाली थी कि मिस्टर कॉलिंस ने फिर उसे रोका। जब मैं अगली बार इस विषय में आपसे बात करने का सौभाग्य लूंगा, मिस्टर कॉलिंस बोला, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बार से बेहतर जवाब देंगे। मैं फिलहाल आपको निष्ठुर नहीं मान रहा, क्योंकि मुझे पता है कि आपके लिंग की परंपरा ही वही है कि पहले प्रस्ताव को ठुकरा देती है। और शायद आपने अभी जो कुछ कहा वो भी मेरे प्रस्ताव को बढ़ावा देने के इरादे से ही था, जितना कि एक स्त्री की शालीनता इजाजत देती है। सच में मिस्टर कॉलिंस, एलिजाबेथ ने थोड़े गुस्से से कहा, आप तो मुझे पूरी तरह से हैरान कर रहे हैं। अगर अब तक जो मैंने कहा वो भी आपको एक प्रोत्साहन जैसा लग रहा है तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि और कैसे बोलूं ताकि आप समझ जाएं कि मैं इनकार कर रही हूं। कम से कम आपको मुझे ये उम्मीद रखने की इजाजत तो देनी ही चाहिए। कॉलिंस ने कहा कि आपका इनकार बस औपचारिकता भर है। मेरे पास ये मानने के पक्के कारण हैं। पहली बात, मुझे नहीं लगता कि मेरा प्रस्ताव आपके लिए किसी भी तरह से अयोग्य है।
या कि जो जीवन में आपको दे सकता हूं वो किसी भी रूप से अस्वीकार्य है। मेरी सामाजिक स्थिति, लेडी डिबॉक के साथ मेरा संबंध और आपका मेरा पारिवारिक रिश्ता, ये सब मेरे पक्ष में है। और आपको फिर यह भी सोचने की जरूरत है कि आपकी तमाम खूबियों के बावजूद शायद आपको फिर कभी शादी का प्रस्ताव न मिले। आपकी संपत्ति इतनी कम है कि शायद वो आपकी खूबसूरती और गुणों के प्रभाव को भी कम कर दे। इसलिए मैं मानकर चल रहा हूं कि आप गंभीर नहीं हैं और शायद आप जानबूझकर मुझे इंतजार में रखकर मेरा प्यार बढ़ाना चाह रही हैं, जैसा कि अक्सर सभ्य महिलाएं करती हैं। अरे, मैं आपको पूरा यकीन दिलाना चाहती हूं सर कि मुझे उस तरह की नाटकीयता बिल्कुल पसंद नहीं है जो किसी सम्मानित पुरुष को परेशान करने में आती हो। मैं चाहती हूं कि आप मुझे सीधी सच्ची इंसान समझें। एक बार फिर मैं आपके प्रस्ताव की इज्जत करती हूं, लेकिन उसे स्वीकार करना मेरे लिए बिल्कुल असंभव है। मेरे दिल की हर भावना इसके खिलाफ है। क्या इससे ज्यादा साफ मैं कुछ कह सकती हूं? मुझे एक शालीन चालाक महिला मत समझिए जो आपको उलझाए रहेगी, बल्कि मुझे एक समझदार इंसान समझिए जो दिल से बोल रही है। ओह, आप हमेशा की तरह मनमोहक हैं, मिस्टर कॉलिंस बोला, थोड़ी अजीब सी शालीनता के साथ, लेकिन अच्छी लगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि जब मुझे आपके दोनों सम्मानित माता पिता का समर्थन मिलेगा तो आप मेरा प्रस्ताव जरूर स्वीकार करेंगी। एलिजाबेथ ने उसकी जिद और आत्ममोह भरे भ्रम को देखकर कुछ भी कहना जरूरी नहीं समझा, तो बिना कुछ बोले वहां से चली गई, अब तय करके कि अगर मिस्टर कॉलिंस उसके बार बार के इनकार को भी प्रोत्साहन ही मानता रहा तो उसे अपने पिता से कहकर बात साफ करवानी होगी, क्योंकि कम से कम उसके पिता इतना साफ बात करने वाले तो हैं ही कि उसे किसी शालीन महिला की दिखावटी न समझा जाए। मिस्टर कॉलिंस ज्यादा देर तक अपनी सफल प्रेम कहानी के ख्यालों में नहीं खो पाए, क्योंकि मिसेस बेनेट जो बात खत्म होने का इंतजार करती हुई बाहर टहल रही थी, उन्होंने जैसे ही एलिजाबेथ को तेजी से बाहर निकलते देखा और सीढ़ियों की तरफ जाते देखा, वो तुरंत ब्रेकफास्ट रूम में घुस गई और मिस्टर कॉलिंस को और खुद को भी इस नए रिश्ते की खुशहाल शुरुआत पर गर्मजोशी से बधाई देने लगी। मिस्टर कॉलिंस ने भी उतनी ही खुशी से बधाई स्वीकार की और फिर उन्हें पूरे प्रस्ताव और बातचीत का हाल बताया, और यह भी बताया कि उन्हें पूरा भरोसा है कि नतीजा उनके ही पक्ष में है, क्योंकि जो इनकार एलिजाबेथ ने बार बार किया वो उन्हें लगा कि उसकी शर्मीली स्वभाव और स्त्री सुलभ संकोच का ही हिस्सा था। लेकिन यह सब सुनकर मिसेस बेनेट एकदम चौंक गई। उन्हें तो बहुत अच्छा लगता अगर वो भी ये मान सकती कि एलिजाबेथ का इनकार असल में हाँ का इशारा था, लेकिन वो चाहकर भी इस बात पर भरोसा नहीं कर पाई और कहे बिना नहीं रह सकी। लेकिन आप चिंता मत कीजिए मिस्टर कॉलिंस, उन्होंने जोड़ा, लिजी को मैं समझा दूंगी, मैं भी उससे खुद बात करूंगी। वो बहुत जिद्दी और बेवकूफ लड़की है, अपनी भलाई पहचानती ही नहीं, लेकिन अब तो उसे पहचाननी ही होगी। माफ कीजिए मैडम, मिस्टर कॉलिंस ने बीच में टोका, लेकिन अगर वो सच में इतनी जिद्दी और मूर्ख है तो मैं नहीं समझता कि वो मेरे जैसे इंसान के लिए कोई बहुत अच्छी पत्नी साबित होगी। मैं तो शादी में खुशी ढूंढता हूं, अगर वो बार बार इनकार करती है तो शायद जबरदस्ती उन्हें राजी करना सही नहीं होगा, क्योंकि ऐसा स्वभाव मेरी खुशियों में रुकावट ही बनेगा। अरे अरे नहीं सर, आप मुझे बिल्कुल गलत समझ रहे हैं, मिसेस बेनेट थोड़ी घबरा कर बोली। जी ऐसी बस इन मामलों में है, बाकी सब बातों में वो जितनी प्यारी लड़की है उतनी तो शायद ही कोई हो। मैं भी मिस्टर बेनेट से बात करती हूँ और देखिए हम ये बहुत जल्दी सुलझा लेंगे। वो मिस्टर कॉलिंस को जवाब देने का भी मौका नहीं देती और सीधा लाइब्रेरी में जाकर जोर से चिल्लाती है, अरे मिस्टर बेनेट जल्दी आइए, घर में तूफान मचा है, तूफान। लिजी कह रही है कि वो मिस्टर कॉलिंस से शादी नहीं करेगी, और अगर आपने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो मिस्टर कॉलिंस अपना इरादा ही बदल लेंगे। मिस्टर बेनेट ने जैसे ही मिसेस बेनेट को अंदर आते देखा, उन्होंने अपनी किताबों से नजरें उठाई और बिना किसी घबराहट के एकदम शांत चेहरे से उनकी तरफ देखा, जैसे उन्हें इस खबर से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। मिसेस बेनेट ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, मिस्टर बेनेट बोले, माफ कीजिए पर मैं आपकी बात समझ नहीं पाया, आप क्या कहना चाह रही हैं? अरे मिस्टर कॉलिंस और लिजी की बात कर रही हूँ। लिजी साफ मना कर रही है शादी के लिए, और अब तो मिस्टर कॉलिंस भी कहने लगे हैं कि वो लिजी से शादी नहीं करेंगे। तो फिर मैं इसमें क्या कर सकता? ये तो पूरी तरह से बेकार केस लग रहा है। मिसेस बेनेट बोली, आप खुद बात कीजिए ना लिजी से, उसे कहिए कि आप चाहते हैं कि वो मिस्टर कॉलिंस से शादी करे। ठीक है बुला लो, बात करता हूं मैं।
मिसेस बेनेट ने घंटी बजाई और एलिजाबेथ को लाइब्रेरी में बुलाया गया। इधर आओ बेटी, मिस्टर बेनेट ने एलिजाबेथ से कहा। मैंने तुम्हें एक जरूरी बात के लिए बुलाया है। सुना है मिस्टर कॉलिंस ने तुम्हें शादी का प्रस्ताव दिया है, क्या ये सही है? एलिजाबेथ ने जवाब दिया, जी पिताजी, मैंने मना कर दिया। ठीक है, अब असली मुद्दे पर आते हैं। तुम्हारी मां चाहती है कि तुम इस प्रस्ताव को स्वीकार करो, क्यों मिसेस बेनेट? मिसेस बेनेट बोली, जी हाँ, और अगर इसने मना किया ना तो मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। मिस्टर बेनेट ने एलिजाबेथ की तरफ देखा और कहा, हाँ तो बेटा एलिजाबेथ, अब तुम्हारे सामने एक दुखद चुनाव है। आज के बाद या तो तुम्हारी मां तुम्हें कभी नहीं देखेंगी अगर तुम मिस्टर कॉलिंस से शादी नहीं करती, और अगर तुमने उससे शादी कर ली तो मैं तुम्हें कभी नहीं देखूंगा। एलिजाबेथ इस मजेदार नतीजे पर मुस्कुरा दी, जो कि इतनी बड़ी इमोशनल ड्रामा की शुरुआत से निकला। लेकिन मिसेस बेनेट, जो अब तक यही समझ रही थी कि उनके पति शादी के समर्थन में हैं, एकदम निराश हो गई। अरे अरे आप ये क्या कह रहे हैं? आपने मुझसे वादा किया था कि आप लिज्जी को शादी के लिए राजी करेंगे। मिस्टर बेनेट ने बड़ी ही शांति से जवाब दिया, मेरी प्यारी पत्नी, इस मौके पर मुझे बस दो छोटी छोटी चीजों की गुजारिश है। पहली कि मुझे अपने दिमाग का इस्तेमाल खुद करने दें, और दूसरी कि कृपया आप मुझे लाइब्रेरी में अकेला छोड़ दें। मैं थोड़ा सुकून चाहता हूं। हालांकि मिसेस बेनेट अपने पति के रुख से बहुत निराश थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वह एलिजाबेथ से बार बार बात करती रही, कभी प्यार से समझाया तो कभी डराया धमकाया। उन्होंने जेन को भी अपनी तरफ करने की कोशिश की, लेकिन जेन ने बड़ी नरमी से साफ कह दिया कि भैया वो इस मामले में कोई दखल नहीं देगी। एलिजाबेथ कभी सीरियस होकर जवाब देती और कभी मजाकिया अंदाज में बात को टाल देती, लेकिन एक बात कभी नहीं बदली, उसका साफ और पक्का इनकार। उधर मिस्टर कॉलिंस अकेले बैठे अपने ही मन में सोचते रहे कि आखिर ऐसा क्या हो गया। उन्हें खुद पर इतना भरोसा था कि वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि एलिजाबेथ ने उन्हें मना क्यों किया। हालांकि उनका अहम थोड़ा आहत हुआ, लेकिन और किसी चीज का दुख उन्हें नहीं था। असल में उनका एलिजाबेथ के लिए जो भी प्यार था वो बस उनकी अपनी कल्पना थी, और चूंकि उन्हें यकीन था कि एलिजाबेथ की मां की डांट उसे सही रास्ते पर ले आएगी, इसीलिए उन्हें कोई पछतावा नहीं था। घर में यही सब घमासान चल रहा था कि तभी शर्लोट लुकस मिलने आई। जैसे ही वो अंदर आई तो सबसे पहले उन्हें लीडिया ने हॉलवे में पकड़ लिया और आधी आवाज में बोली, अरे बहुत अच्छा हुआ तुम आ गई, यहां आज तो बड़ी मस्त हलचल चल रही है। सोचो जरा, मिस्टर कॉलिंस ने लिज्जी को शादी का प्रपोजल दिया है, और फिर लिज्जी ने साफ मना कर दिया। शार्लोट कुछ भी बोल नहीं पाई थी कि किट्टी भी वहां आ धमकी, और फिर वही खबरें दोहराने लगी। और जैसे ही तीनों ब्रेकफास्ट रूम में पहुंची जहां मिसेस बेनेट अकेली बैठी थी, उन्होंने भी फौरन वही बात दोहरानी शुरू कर दी। उन्होंने मिस लुकास से बड़ी दयनीय आवाज में कहा, मेरी प्यारी मिस लुकास, तुम्हें लिज्जी को समझाओ, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। सब लोग मेरे खिलाफ हो गए हैं, कोई मेरी तकलीफ नहीं समझता। अरे मेरी बेचैन नसों का क्या हाल है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। शार्लोट कुछ कहती उससे पहले ही जेन और एलिजाबेथ कमरे में आ गई। हाँ देखो तो जरा, मिसेस बेनेट ने जोर से कहा। कैसे आ रही है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे सब कुछ उसके मन की ही चलनी चाहिए। अरे सुन लो मिस लीजी, अगर तुम ऐसे हर रिश्ता ठुकराती रही तो आखिर में तुम्हें कोई शादी करने वाला नहीं मिलेगा, और फिर तुम्हारे पापा के बाद तुम्हें पालने वाला भी कोई नहीं होगा। मैं तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं लूंगी। आज से मेरा तुमसे कोई लेना देना ही नहीं है। मैंने तुमसे लाइब्रेरी में भी कहा था कि मैं तुमसे फिर कभी बात नहीं करूंगी, और अब तुम देखना मैं अपने शब्दों पर कायम रहती हूँ कि नहीं। मुझे वैसे भी ज़्यादा बात करने में कोई खुशी नहीं होती। जिन्हें मेरी तरह नर्वस की प्रॉब्लम है ना, उन्हें ज़्यादा बात करने का मन भी नहीं होता। किसी को नहीं पता मैं कितनी तकलीफ में हूँ। हमेशा यही होता है, जो लोग शिकायत नहीं करते उन्हें कभी कोई दया नहीं देता। इसके बाद मिसेस बेनेट की लंबी चौड़ी बातें उसकी बेटियों ने चुपचाप सुनी, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उन्होंने कुछ समझाने या शांत करने की कोशिश की तो मिसेस बेनेट और ज्यादा भड़क जाएंगी। इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा और मिसेस बेनेट बोलती रही बिना किसी रुकावट के, जब तक कि मिस्टर कॉलिंस वहां नहीं आ गए।
आज वो आम दिनों से भी ज्यादा अकड़ के साथ कमरे में दाखिल हुए और उन्हें देखते ही मिसेस बेनेट ने अपनी बेटियों से कहा, देखो मैं साफ कह रही हूं, तुम सब बिल्कुल चुप रहोगे, मुझे और मिस्टर कॉलिंस को अकेले बात करने दो। एलिजाबेथ चुपचाप कमरे से निकल गई। उसके पीछे जेन और किट्टी भी चली गई, लेकिन लीडिया वहीं डटी रही। उसने ठान लिया था कि जो कुछ भी होगा वो सब सुनेगी। लेकिन मिस्टर कॉलिंस शार्लॉट से टकरा गए। शार्लॉट पहले तो मिस्टर कॉलिंस की लंबी चौड़ी शिष्टाचार भरी बातों में अटक गई। उन्होंने शार्लॉट और उनके पूरे परिवार का हालचाल बहुत विस्तार से पूछा। फिर शार्लॉट थोड़ी सी उत्सुकता से भी रुकी, लेकिन दिखावे के लिए खिड़की के पास चली गई और ऐसे खड़ी रही जैसे कुछ सुन ही नहीं रही। मिसेस बेनेट ने बड़ी दुखी आवाज में अपनी बात शुरू की। ओ मिस्टर कॉलिंस, मेरी प्यारी मैडम, उन्होंने जवाब दिया, आइए अब हम इस विषय पर थोड़ा चुप हो जाएं। फिर थोड़ी गंभीर और नाराज सी आवाज में बोले, आपकी बेटी के व्यवहार से मुझे कोई गुस्सा नहीं है। कठिनाइयों को स्वीकार करना हम सभी का फर्ज होता है, और खासकर ऐसे इंसान का जिसे इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी पोजीशन मिली हो जैसे मुझे। और मैं समझता हूं कि मैंने इसे स्वीकार कर लिया है, शायद इसलिए भी क्योंकि अब मुझे थोड़ा शक है कि अगर आपकी बेटी ने मेरा प्रस्ताव स्वीकार भी कर लिया होता तो क्या मैं वाकई खुश रह पाता। मैंने अक्सर देखा है कि जब कोई चीज़ हमें नहीं मिलती तो धीरे धीरे वो हमारे लिए कम अहमियत रखने लगती है। मुझे उम्मीद है कि आप ये नहीं समझेंगे कि मैं आपकी फैमिली का अपमान कर रहा हूँ। ये रिश्ता छोड़ते हुए मैंने आप और मिस्टर बेनेट से फॉर्मली बात तक नहीं की। हो सकता है कि मेरी ये बात कुछ लोगों को गलत लगे कि मैंने आपकी बेटी के सीधे इनकार को ही आखिरी मान लिया, न कि आप दोनों से राय ली। लेकिन फिर हम सभी भी तो गलत हो सकते हैं। मैंने पूरे मामले में बस अच्छा ही सोचा था। मेरा मकसद एक सुसंस्कारी साथी पाना था, और साथ ही आपकी फैमिली के भले की भी सोची थी। अगर मेरी बातों में कहीं कोई कमी रही हो तो मैं दिल से माफी मांगता हूं। अब आगे की कहानी जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा अगले भाग का, और यदि आप इंतजार नहीं करना चाहते तो जुड़िए हमारे मेंबरशिप प्लान से, जो कि 3 चाय की ग्लास से भी ज्यादा सस्ती है। तो जल्द ही मिलते हैं आपसे इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां, और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।